हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग हमारे विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो बच्चों, विद्युत धारा, विद्युत का क्या मतलब है? अभी आप देख रहे हो लाइट है, यही तो है आपका प्रकाश, यही तो है विद्युत। ठीक है, तो बच्चों ये जो विद्युत धारा है ये किस प्रकार बहती है? ठीक है, ये मुख्यतः बच्चों दो तरीके की होती है, एक तापीय और एक आपका चुंबकीय। ठीक है, तो तापीय का मतलब है जिसमें हमें गर्मी महसूस होती है, और चुंबकीय का मतलब होता है मैग्नेट। ठीक है, कोई भी पदार्थ जब आपस में चिपक जाते हैं वो आपके चुंबकीय पदार्थों की वजह से होते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा में इन दोनों का क्या महत्व है? ठीक है, तो आप इसके बारे में इस पूरे के पूरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं पढ़ना हमारी एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी साइंस एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आपको ये तो पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट आता है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो आज हमें पढ़ने। आपको तो बस दिमाग में एक ही आ रहा होगा बच्चों कि अगर आपको करंट लगेगा तो बहुत तगड़ा लगेगा और आपको हाथ हटाना है, लेकिन और भी बहुत सारे हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं जो कि आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि विद्युत धारा एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए समझते हैं। आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा कि बरसात के मौसम में एक विद्युत खंभा इलेक्ट्रिक पोल के पास खड़े किसी व्यक्ति की खंभे में करंट आने से मौत हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खंभा पोल वर्षा के पानी से भीगकर गीला हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग गीले हाथों से विद्युत यंत्रों को छूने से मना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से विद्युत यंत्र को छूना खतरनाक क्यों होता है? क्या आपको ये रीजन पता है कि गीले हाथों से ही छूना क्यों गलत है? ठीक है, आगे हम पढ़ चुके हैं कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देते हैं विद्युत के अच्छे सुचालक कहलाते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पानी है आपका, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जब बारिश आ रही है और वहां पे बिजली का खंभा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो चुकी है पानी के अंदर, तो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन हमारे घरों में नलों आदि से प्राप्त होने वाला जल शुद्ध नहीं होता। इसमें बहुत सी घुलनशील अशुद्धियां होने के कारण यह जल विद्युत का सुचालक होता है। अतः हम विद्युत यंत्रों को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो छूने पर हमें करंट लग सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि धारा आपके शरीर के द्वारा भूमि में चली जाएगी। एक बार यह परिपथ पूर्ण हो गया तो आपको बिजली का तेज व गंभीर झटका लग सकता है। दूसरी ओर जिन पदार्थों से विद्युत धारा नहीं गुजर सकती उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। तो एक सुचालक जो अपने अंदर से विद्युत को जाने दे रहा है, एक कुचालक जो अपने अंदर से विद्युत को नहीं जाने दे रहा है। उसके बाद यानी कि जो हमारी बॉडी है, जब आपको करंट लग रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी करंट को ट्रैवल करने दे रही है, इसलिए तो आपको करंट लग रहा है। अगर नहीं करने देती तो वो करंट आपको नहीं लगता। अब हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तांबा, कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे धातुओं में विद्युत चालन होता है, जबकि रबर, लकड़ी और प्लास्टिक से बने पदार्थों में विद्युत चालन नहीं होता। ठोस पदार्थों में करंट को जांचने टेस्ट के लिए टेस्टर का प्रयोग करते हैं। क्या द्रवों में भी विद्युत चालन होता है? आओ जाने। क्या द्रवों में वैद्युत चालन होता है? किसी द्रव लिक्विड में वैद्युत चालन होता है या नहीं, ये जानने के लिए हम टेस्टर का प्रयोग करते हैं। टेस्ट करेंगे, अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मतलब है कि वो ट्रैवल करता है, नहीं तो नहीं करेगा। जिसे हमने कक्षा 6 में बनाना सीखा था। टेस्टर का प्रयोग करने से पहले हमें यह भी जांचना चाहिए कि वह सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि जिस इक्विपमेंट के बेसिस पर आप ये बता रहे हो कि हाँ ये चीज होगी, अगर वही सही नहीं है तो फिर तो सारे रिजल्ट ही आपके गलत आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जल और अन्य द्रवों की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। जो आपके लिक्विड्स हैं वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। हम द्रवों के इस गुण को अपने विद्युत टेस्टर द्वारा जांच सकते हैं। जानने के लिए सभी द्रवों में विद्युत चालन होता है या नहीं, हमें विभिन्न प्रकार के द्रवों के नमूने जैसे नल का पानी, आसुत जल, लवण युक्त जल, नींबू का रस को करोसिन आदि की आवश्यकता होगी, जिससे कि हम इन परीक्षण को, ये डिफरेंट डिफरेंट हमने लिक्विड लिया, हम देखेंगे किसमें चालकता होती है, कंडक्टिविटी है और किसमें नहीं है। जो जल हम नलों, हैंडपंप, कुएं और तालाबों से प्राप्त करते हैं वह शुद्ध नहीं होता। इसमें बहुत सारे लवण घुलन होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थोड़ी मात्रा में खनिज लवण प्राकृतिक रूप से घुले होते हैं, अतः ये जल विद्युत का सुचालक होता है। दूसरी ओर आसुत जल लवण रहित होता है, फलतः ये विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसके अंदर लवण होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, खनिज होंगे, ठीक है, तो वो आपका होगा
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सुचालक होगा। लेकिन जो शुद्ध जल होगा जिसमें कुछ भी नहीं है तो उसके अंदर आपका जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो ट्रैवल नहीं करेगा, तो ये बन जाएगा विद्युत का कुचालक। हमने देखा है कि साधारण नमक को आसुत जल में घुलने पर वह विद्युत का सुचालक बन जाता है। ऐसा अन्य कौन सा पदार्थ है जो सब आसुत जल में घुलते हैं तो उसे सुचालक बनाते हैं? जब आप आसुत जल के स्थान पर टंकी, नल, कुएं और तालाब का जल प्रयोग करते हैं तो बल्ब जलता है, अतः द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इन द्रवों में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। नींबू का रस करने पर भी बल्ब जलता है, क्योंकि इसमें भी क्या है, लवण है। तो जिस पानी के अंदर लवण होगा वहां पर आपका विद्युत सुचालक है, ठीक है, वो द्रव आपका विद्युत का सुचालक है। और जहां पर लवण नहीं होगा वो विद्युत आपका कुचालक है। जब आप आसुत जल के स्थान पर केरोसिन का उपयोग करते हैं तो बल्ब नहीं जलता, अतः केरोसिन में विद्युत चालन नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम बल्ब के स्थान पर एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड का प्रयोग भी कर सकते हैं। एलईडी सेक्रेट बहुत कम विद्युत धारा के प्रवाह से जल उठता है, जिससे बहुत ही कम ऊर्जा की खपत होती है। यह कुचालकों के परीक्षण में मदद करता है। आप एलईडी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये ऊर्जा का बहुत कम ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी वह युक्त की डिवाइस है जिसमें कांच के बल्ब के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। आपको यहाँ पर दो टर्मिनल दिखेंगे। गैलियम आर्सेनाइड के एक धात्विक बिंदु से जुड़े होते हैं। जैसे कि एलईडी बहुत ही कम विद्युत धारा के प्रवाह से जल जाता है, तब विद्युत यंत्रों में इसका प्रयोग सूचक इंडिकेटर्स के रूप में किया जाता है। एलईडी विद्युत बल्बों का भविष्य हो सकता है। आज के समय में बल्बों के स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं? हम सीएफएल्स यूज कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स का प्रयोग बढ़ गया है। लेकिन एलईडी प्रकाशीय स्रोत महंगे होते हैं, जबकि तकनीकी वृद्धि में मूल्य कम हो जाएगा तो यह प्रकाश के प्रमुख स्रोत बन जाएंगे। अगर एलईडी का अमाउंट कम कर दिया जाए तो यही आप मेन सोर्स यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत आपकी कम ऊर्जा ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कम आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अधिकतर द्रव जिनमें विद्युत का चालन होता है अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। तो ये समझते हैं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय, जिनमें आपका द्रव्य जो है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अध्ययन करने से पहले आइए विलयन से गुजरने वाले करंट या विद्युत धारा संबंधित कुछ सामान्य टर्म्स जान लें। एनोड क्या होता है? आपका धनात्मक सिरा होता है, यानी कि पॉजिटिव साइड। कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक सिरा, यानी कि नेगेटिव साइड। उसके बाद एनायंस क्या होते हैं? ऋण अवशोषित कण। कैटायंस क्या होते हैं? धन अवशोषित कण। अब विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? कि विद्युत धारा की सहायता से किसी विद्युत अपघटन को विघटित करना विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी कि समझिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब सिंपल क्या है कि एक ही आपकी प्लेट है जिसके ऊपर आपके कुछ केमिकल, वो प्योर चीज भी, इम्प्योर चीज भी, और यहाँ पर आपका कुछ बस खाली है, तो आप इसे प्योर करना चाहते हैं। तो जितना भी इम्प्योर मटेरियल होगा वो सब इस प्लेट पर आकर ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कि जिस लिक्विड के अंदर आपने दोनों रोड्स डाले हुए हैं, इलेक्ट्रोप्लेट्स डाली हुई हैं, वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अनअपघटित यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी विलयन जिससे होकर विद्युत धारा प्रभावित, यानी कि जिसमें आपकी जो लाइट है वो ट्रैवल नहीं करती, विद्युत धारा ट्रैवल नहीं करेगी, वो आपका बन जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? किसी सेल में प्रयुक्त होने वाला अम्ल विद्युत अपघट्य कहलाता है, तथा उसमें डूबी हुई धातु की छड़ें इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक परत होगी, एक परत इम्प्योर है और एक खाली है, तो इम्प्योरिटी सारी इस पे खींचेगी। तो जो परत की मैं बात कर रही हूँ इन्हें ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। आयन्स यानी कि विद्युत अवशोषित परमाणु, एक विलयन में परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं, यानी कि आयन आप ऐसे लीजिए चार्जेस कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर आता है आपका वोल्ट मीटर, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? वोल्ट को मेजर करते हैं। तो एक अपैरेटस है जिससे आपको पता चलेगा कितना वोल्ट आपका टोटल है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक पदार्थ से विद्युत गुजरने पर उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन को विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे कि जो आपका रासायनिक प्रभाव हो रहा है विद्युत धारा के उस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव के, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं बेसिकली। अब अन्य शब्दों में जब किसी पदार्थ पर विद्युत प्रभावित होती है और रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आया, केमिकल चेंज हुआ, तो ये चेंज कैसे हुआ? ये चेंज हुआ आपका इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। केमिकल इफेक्ट कैसे हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर आपके पास है विद्युत अपघटन, यानी कि जितनी टर्म्स आपने अभी पढ़ी थी वो सब आपकी यहाँ पर यूज हो जाएंगी। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब विद्युत धारा को रासायनिक जल में से होकर गुजारा जाता है तो क्या होता है? रासायनिक जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का एक यौगिक होता है। इन दोनों के संयोग से जल द्रव, यानी कि जो जल है, जो एक द्रव है, बनता है। जल एक स्थायी यौगिक कंपाउंड है और इसमें विद्युत अपघटन अतिरिक्त गर्म कर या अन्य किसी विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को
अलग नहीं किया जा सकता। अम्लयुक्त जल यानी कि एक्सीलेटेड वाटर भी विद्युत धारा प्रभावित करने पर जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में विघटन हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरली हम वाटर यानी कि H2O उसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे पास एसिड रिलेटेड यानी कि अम्लयुक्त जल आएगा और हम इलेक्ट्रोलिसिस फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैस के रूप में विघटन यानी कि अलग किया जा सकता है। इसी घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। यह दर्शाता है कि विद्युत धारा द्वारा रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जब सुचालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है जिसका परिणाम निम्न प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड पर गैस के बुलबुले निकलते हैं। यानी कि आप सिंपल सा देखेंगे, जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है तो कैथोड जो आपका पॉजिटिव था और एनोड आपका जो नेगेटिव था, सॉरी, जो कैथोड आपका नेगेटिव था और एनोड आपका पॉजिटिव था, ये क्या हो जाते हैं, इनके पास इनके बुलबुले निकलते हैं। इनके इलेक्ट्रोड्स के पास कैथोड पर एनोड की अपेक्षा दुगनी मात्रा में बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि कैथोड क्या है, वो नेगेटिव है। इलेक्ट्रोड पर धातु जमी हुई दिखाई देती है। विलयन यानी कि सोल्यूशन का जो सोल्यूशन है जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड मिक्स हो, उस सोल्यूशन का रंग ही बदल जाएगा, कलर ही चेंज हो जाएगा। अभिक्रिया इस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार के विलयन और इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। एक तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो रिएक्शन है, बुलबुले ज्यादा होंगे, कलर कितना बदलेगा, और एक जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उस पर जमी हुई परत दिखाई देगी। किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा और आपने किस मटेरियल के इलेक्ट्रोड यूज करे हैं, जो डिप करे हैं, वो किस मटेरियल के, उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आता है कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत अपघटन, यानी कि जो सोल्यूशन है वो किस चीज का, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो लिक्विड है, वो उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें कॉपर और सल्फेट है। विद्युत अपघटन के लिए अन्य क्रियाकलाप करते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका लिक्विड है कॉपर सल्फेट का, ये दो रोड है आपकी, पॉजिटिव वाली एनोड, नेगेटिव वाली कैथोड, और इस तरीके से आप उसमें अपना इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो ये आपका पूरा प्रोसीड होता है। अब हम देखेंगे विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप अक्सर देखेंगे कि ज्वेलरी के ऊपर है ना, जैसे कि ज्वेलरी मेटल की होगी, किसी और मेटल की होगी, और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता है, या फिर आपकी कोई चमकीली परत पड़ाई जाती है बर्तनों के ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं, कैसे होता है? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस की हेल्प से होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की सहायता से साधारण धातु के पदार्थों पर चांदी, सोना, तांबा या निकल आदि धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है। यानी कि एक लेयर चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। लेयर चढ़ा के क्या होगा कि उसे और ज्यादा सुंदर बना रहे हैं, चमकीला बना रहे हैं। ये एक बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के प्रयोगों एक महत्वपूर्ण सामान्य प्रक्रिया है। धातुओं से बनी वस्तुओं पर अन्य धातु की पतली परत चढ़ाने में इसका उपयोग उद्योगों में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। वस्तुओं को आकर्षक बनाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। बहुत सी वस्तुओं पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, जैसे कार के विभिन्न भागों पर आप देखेंगे किसकी लेयर चढ़ी हुई है, क्रोमियम की लेयर चढ़ी हुई है। गैस के चूल्हे, बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों के रिमों आदि पर क्रोमियम की परत चढ़ी हुई है। बेसिकली किसी भी अलग चीज की परत आप चढ़ा रहे हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी प्रोसेस है, इसकी हेल्प से आप प्लेटिंग करें, प्लेट लगा रहे, लेयर लगा रहे। ये सस्ती धातुओं के आभूषण होते हैं जिन पर विद्युत लेपन द्वारा सोने की परत चढ़ाते हैं। हम महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने पहने देखते हैं जो सोने की तरह दिखते हैं। इस प्रकार सोने की परत उतारकर उनके ऊपर चांदी या अन्य धातु की परत चढ़ा सकते हैं। यानी कि मटेरियल किस चीज का और का होगा, लेकिन चांदी की, सोने की लेयर लगाकर आप उसे उस तरीके से पहन सकते हैं। आइए जानते हैं कि एक धातु की परत दूसरी धातु पर कैसे जमती है। अब ये समझते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन द्वारा धारा प्रभावित करते हैं तो कॉपर सल्फेट का कॉपर और सल्फेट अलग विघटन हो जाता है। कॉपर अलग, सल्फेट अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रोड से मुक्त कॉपर बैटरी के ऋणात्मक सिरे, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव साइड, यानी कि कैथोड की तरफ जाकर चिपक जाएगा, जाकर जम जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर की हानि का क्या हुआ? अन्य इलेक्ट्रोड जो कॉपर की प्लेट से बना है, कॉपर की एक समान मात्रा विलयन में घुल जाती है। विलयन से कॉपर की हानि पुनः इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है कि वहां से निकलेगा, वहां जाके जमेगा, वहां से निकलेगा, वहां जाके जमेगा। तो इस प्रकार कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर बदल जाता है और प्लेटिंग आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हमारे क्या क्या एडवांटेज है। एक तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया कि जिन्हें सोना पहनने के लिए नहीं मिल रहा है महंगे महंगे, तो वो परत से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दूसरे, आप चीजों को और ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं, उन्हें रस्टिंग वगैरह से बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि नई साइकिल के हैंडल और रिम बहुत चमकदार होते हैं। इनके चमकने का कारण
इनके ऊपर क्रोमियम की चढ़ी परत होती है। धातुओं पर क्रोमियम की परत चढ़ाने से उन पर निशान नहीं पड़ते। क्रोमियम महंगा होता है, अतः सभी वस्तुओं को क्रोमियम से बनाना आर्थिक रूप से उचित नहीं है, अतः सस्ती धातुओं से बनी वस्तुओं पर क्रोमियम की परत चढ़ जाती है तो वो बैलेंस हो जाता है। फिर आपके सेतु, ब्रिज और मोटर गाड़ियों पर के निर्माण में उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए लोहे का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, अतः लोहे को जंग और गलने से बचाने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। भोज्य पदार्थों को रखने के लिए बनाए गए डिब्बे लोहे से बनाकर उन पर रांगे, टीन की परत चढ़ा दी जाती है। रांगा लोहे की अपेक्षा कम प्रतिक्रियाशील होता है, अतः भोज्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आने से वो सुरक्षित रहते हैं, यानी कि फिर वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर आज हमने बहुत सारी चीजें समझी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस अध्याय में देखा है कितने प्रकार की हमारी विद्युत धारा होती है, वो किस प्रकार से चालित होती हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं मिलती हूँ हमारी अगली कक्षा में एक अन्य विज्ञान की कक्षा के साथ।